फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने गुलाम वंश का बलबन का शासनकाल कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग खिलजी वंश देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके शासक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो खिलजी वंश का हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला खिलजी वंश का जो शासन था 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। इसका जो पहला शासक होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है। तो कैकुबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शक्तिशाली हुआ। 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। उसके बाद इस तरह 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। किलो खरी याद रखिएगा। सुल्तान बनने से पहले वो बुलंदशहर का इक़्तिदार था। जलालुद्दीन खिलजी, इसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक उदार शासक था। हिंदुओं के प्रति उसकी नीति जो थी वो सहिष्णु थी। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया और मंगोल पराजित हो गए। खिलजी से मंगोल हार चुके थे और इन्होंने मंगोलों को दिल्ली में बसा लिया और उन्होंने नया मुसलमान की संज्ञा दी। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। इसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली पर। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 में उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी और दामाद भी लगता था रिश्ते में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 में कड़ा मानिकपुर में इसकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी की। उसके बाद ये जब उसके शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था तथा वहाँ से बहुत सारा धन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। उसको सिकंदर ए द्वितीय सानी की भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध के दौरान जो लूट का हिस्सा होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 कर दिया और से 1/4 से 3/4 कर दिया और सैनिकों का जो हिस्सा था वो 1/4 कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। उलेमाओं के प्रभाव और मार्गदर्शन से स्वतंत्र होकर ऐसा पहला शासक था जिसने दिल्ली पर उलेमाओं के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आरिज मुमालिक की उपाधि धारण की थी। मतलब सैन्य विभाग का गठन किया था जिसको आरिज मुमालिक बोलते थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने स्थायी और नियमित सेना रखी थी। सेनाओं को नियमित वेतन प्रदान किया जाता था। स्थायी और नियमित सेना रखी थी। इसको सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था। सैनिकों के लिए हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। इसमें ऐसे जो होता था कि जो सैनिक होते थे घोड़े लेके आते थे तो वो घोड़े बहुत कमज़ोर होते थे, तो इसने उन घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। और ये इन्होंने हुलिया, मतलब जैसे आजकल स्केच तैयार किया जाता है लोगों का कि कल अगर मान लीजिए कल को कोई किसी भी केस में अगर मान लीजिए उनका नाम आता है तो पहचाने जा सकें, तो उसी तरह से इसने भी अलाउद्दीन खिलजी ने भी हुलिया रखवाने की स्केच बनवा के उसकी पहचान कराने की बात की थी। पहले से उनकी हुलिया तैयार कर लिया जाता था। ठीक है। उसके बाद ताकि निरीक्षण के दौरान टुकड़ी के सैनिकों और घोड़ों को फिर से खड़ा नहीं किया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण जाना जाता है। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। उसने मूल्य नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत नामक विभाग बनाया था। सहना ए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। बरियन तथा मुन्हियन गुप्तचर विभाग के कर्मचारी होते थे।
बरीद तथा मुनियन गुप्तचर विभाग के कर्मचारी तो थे जो बाजार में अनियमितताएं करने वालों पर भी नजर रखते थे। ठीक है। लगान व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की। दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की। उसने 2 नए कर, मकान कर जिसको घरी बोला जाता था, और दुधारू पशुओं पर चराई कर जिसे चली बोला जाता था, उसने 2 कर लगाए थे। खालसा भूमि का सर्वाधिक विकास अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में भू राजस्व बढ़ाकर 1/2 कर दिया। इसमें अंडरलाइन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मालवा, उज्जैन, धारा नगरी, चंदेरी, सिवाना, जालौर पर विजय प्राप्त कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसमें मैंने सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही बनाए हैं, आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। इसे अंडरलाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर इसका सेना का मंत्री था। उसी के साथ इसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था और इसका अभियान सफल हुआ था। ये सेनापति था मलिक काफूर तृतीय लिंग एक हिंदू था जिसने गुजरात अभियान के दौरान गुलाम के रूप में खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है मलिक काफूर को। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि और विद्वान था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आए थे। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता था। खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया था, ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी का किला, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई थी। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रों को बंदी बनाकर अंधा करवा दिया और स्वयं शासन करने लगा। अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने 1316 में ही मलिक काफूर की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एक भ्रष्ट शासक था। उसे बगदाद के खलीफा के अस्तित्व को नकारते हुए खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है। मुबारक के वजीर नासरुद्दीन खुसरो शाह ने 15 अप्रैल 1320 को उसकी हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। 1320 में खुसरो शाह की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी। ठीक है। और खिलजी वंश का शासन समाप्त कर दिया। खिलजी युग के बारे में हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं। खिलजी मुख्यतः सर्वहारा वर्ग के थे। खिलजी साम्राज्यवाद और मुस्लिम शक्ति के विस्तार का युग था। इस क्रांति के बाद तुर्की अमीर सरदारों के प्रभाव क्षेत्र में कमी आई। इस क्रांति ने प्रशासन में धर्म उलेमा के महत्व को भी अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार खिलजी शासकों की सत्ता मुख्य रूप से शक्ति पर निर्भर थी। खिलजियों ने यह सिद्ध कर दिया कि राज्य बिना धर्म की सहायता से न केवल जीवित रखा जा सकता है बल्कि सफलतापूर्वक चलाया भी जा सकता है। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा राजगद्दी संभालना मामलुक राजवंश के अंत और तुर्क गुलाम अभिजात वर्ग के वर्चस्व का द्योतक है। खिलजी वंश को सामान्यतः तुर्कों का एक कबीला माना जाता है जो उत्तरी भारत पर मुसलमानों की विजय के बाद यहाँ आकर बस गया था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, ये तो आपको पता चल गया। इसके शासक थे, 3 शासक हुए। ऐसे शासक जो कई सारे थे पर 3 जो हैं वो सफल शासक हुए, जो कि योग्य शासक थे बोलेंगे।
जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के दक्षिण दिशा में बढ़ाया था। उसका साम्राज्य कावेरी नदी के दक्षिण तक फैला हुआ था। उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण भी हुए थे, पर उसने मंगोलों की अपेक्षाकृत कमजोर सेना का डटकर सामना किया। मोहम्मद बिन तुगलक आ जाते हैं लोधी खिलजी वंश के बाद। ये लाइन गलत लिख गई है। ठीक है, खिलजी वंश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। मोहम्मद तुगलक वंश की स्थापना होती है, जिसके पहले शासक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत के में तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसका शासनकाल होता है 1320 से 1325 ईस्वी तक। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी बेग, इनको गयासुद्दीन तुगलक को गाजी बेग भी कहा जाता था। गाजी बेग तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीपालपुर का सूबेदार था। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किया। उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कार्य किया। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा, क्योंकि इन्होंने सिंचाई व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। इन्होंने तुगलकाबाद दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाया था। तुगलकाबाद नगर को रोमन शैली में बनाया गया था और यहाँ 56 कोट नामक दुर्ग बनाया गया था। किस शैली में बना था? रोमन शैली में। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल और वारंगल के लिए सैनिक अभियान किया। प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध तेलंगाना अभियान 1321 का नेतृत्व जूना खां, जिसको मोहम्मद तुगलक कहा जाता था, जूना खां नाम था उनका, ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। आप देखिए कितने योग्य शासक थे ये। मंगोल आक्रमण को 29 बार इन्होंने विफल किया था। ठीक है, और फिर गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध थे। इनके शासनकाल में इनके दरबार में निजामुद्दीन औलिया आए थे। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि निजामुद्दीन औलिया किसके दरबार में आए थे, तो आपको याद रखना होगा गयासुद्दीन तुगलक के। और ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। ये आपको आगे हम जाके पढ़ाएंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन जब पढ़ाएंगे तो इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। बंगाल अभियान से जब ये लौट रहे होते हैं तो उसी समय जूना खां ने इनके बेटे होते हैं, उन्होंने लकड़ी से निर्मित इनके स्वागत के लिए लकड़ी का एक कुछ घर टाइप का बना रखा होता है। और वहीं पे बंगाल अभियान से जब ये आ रहे होते हैं उसी बीच में इनके स्वागत करते हैं। जब इनका बेटा स्वागत करता है जूना खां, तो महल ढह जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बारे में कई लोगों इतिहासकारों का मानना है कि जहाँ तक है कि जो गद्दी के लिए, सत्ता हथियाने के लिए इनके पुत्र ने इनकी जानबूझ के हत्या की थी, जूना खां ने। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का समय आता है 1325 से 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक जो क्या कहते हैं कि जूना खां ही होता है, जब वो सत्ता हासिल कर लेता है, सिंहासन पर बैठता है, तो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का उपाधि धारण कर ली थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया। सेना में भर्ती जो की जाती थी योग्यता के आधार पर की जाती थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अंडरलाइन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों।
चलिए आगे देखते हैं कुछ। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का, ये आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। महाराष्ट्र क्षेत्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ये जो विजयनगर साम्राज्य, जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी राज्य था, ये बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था और इसके शासनकाल में बहुत सारे ही सफलतापूर्वक कार्य किए गए थे, जिसको हमको आगे पढ़ना है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने विवादास्पद निर्णयों के कारण प्रख्यात हुआ। दो आब में उपज के जो 50% तक कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करना, खुरासान अभियान, कराची अभियान आदि मोहम्मद तुगलक के महत्वाकांक्षी निर्णय थे जो अपव्ययी और असफल सिद्ध हुए। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ट्रांसफ़र कर दी थी। इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र कर दी थी। ये जो इसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसका पतन होने का, तुगलक वंश का पतन होने के पीछे एक ये भी कारण था। इसके सारे अभियान फेल हो गए थे। जो खुरासान अभियान था, इसने 50% तक कर वृद्धि कर दी थी। इसके वजह से भी लोगों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था और उसी बीच में अकाल पड़ गया था, तो लोगों के पास उपज नहीं हो रही थी और इसने लगान का 50% कर दिया था, जो कि भूमि के क्षेत्रफल के हिसाब से देना होता था। तो इस वजह से भी लोगों ने विद्रोह कर दिया था। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया। सोने और चांदी के सिक्कों की जगह इसने तांबे और पीतल के सिक्के चलाए थे, जो तत्कालीन परिस्थितियों में पूरी तरह सफल हो गया। मुस्लिम विद्वान जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद तुगलक के दरबार में 17 वर्ष तक रहा। बार बार मोहम्मद बिन तुगलक ही इसका नाम होता है, इसमें मोहम्मद तुगलक लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम होता है। तो इनके शासनकाल में इनके दरबार में जियाउद्दीन बर्नी आते हैं और 17 वर्ष तक रहते हैं। मोहम्मद तुगलक ने कृषि विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट था मैंने वही लिखा है, ठीक। उसके बाद अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय में भारत आया। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन के दरबार में भेजा था। इसके पहले 1341 में चीन के शासक तोगन तिमुख ने अपना राजदूत दिल्ली दरबार में भेजकर हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की अनुमति मांगी थी। उसको बनाने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए अनुमति मांगी थी। जैन मुनि जिन चंदसूरी को मोहम्मद तुगलक ने सम्मानित किया था। भारतीय इतिहास में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक विवादास्पद व्यक्तित्व वाला शासक माना गया। कुछ लोगों ने इसे पागल, सनकी, रक्त पिपासु आदि कहा, जबकि मोहम्मद तुगलक सभी मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था। वो अपने समय से बहुत आगे था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये बहुत योग्य था, पर इसकी जो रणनीतियाँ अच्छी नहीं थी। इसकी नीतियाँ अच्छी थी पर इसकी रणनीतियाँ अच्छी नहीं थी। इसको ये नहीं समझ पाया कि मैनेजमेंट कैसे करें। ये काम तो बहुत अच्छे करता था पर उसको सही से उसको फॉलो नहीं कर पाता था, तो इसकी वजह से सारी जो इसकी नीतियाँ थी वो फेल हो जाती थी। तो सल्तनतकालीन सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था। वो अपने समय बहुत आगे था। मोहम्मद तुगलक ने इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना की। उसकी जो मृत्यु हुई थी वो ठट्टा में हुई थी। मोहम्मद तुगलक जब मृत्यु हो जाती है तो बदायूनी ने कहा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब सोचिए कितने परेशान थे, प्रजा इनसे और ये प्रजा से। फिरोज
फिरोज शाह तुगलक आते हैं, सल्तनत काल के तुगलक वंश के तीसरे शासक होते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक हैं 1351 से 1388 तक ये शासन करते हैं। और इनकी जो मृत्यु होती है, उनका मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा में हुआ तथा बाद में दिल्ली में भी हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टकारी करों को समाप्त कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत द्वारा स्वीकृत 4 करों को ही मुख्य रूप से रखा, जैसे जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। इसके नाम से लगता है कि मुसलमानों पे लगाया जाता होगा, लेकिन ये गैर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला कर था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। ठीक है, और इससे पहले शायद ब्राह्मणों को फ़कीर समझकर कर नहीं लगाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर हक ए सर्व लगाया। हक ए सर्व, सिंचाई कर को हक ए सर्व बोला जाता था, जो सिंचित भूमि की उपज के 1/10 होता था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया था और उसने फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद आदि शहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले राज्य की आय का प्रमाणिक ब्यौरा तैयार कराया। फिरोज शाह ने सम्राट अशोक के टोपरा और मेरठ स्थित 2 स्तंभों को दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान एक खैरातुद्दौलान विभाग था की स्थापना कराई थी। फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे अधिक संख्या में 1,80,000 दास थे और उसने दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। दास विभाग था, दीवान ए बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में अपने समय के माने जाने हुए विद्वान जियाउद्दीन बर्नी और शम्स-ए शिराज अफीक रहते थे। बर्नी ने फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोजशाही लिखी थी। फतवा ए जहांदारी, तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही की रचना की। और लिखी और शम्स-ए शिराज अफीक ने तारीख ए फिरोजशाही की रचना की। फिरोज शाह तुगलक फुतूहात-ए फिरोजशाही के नाम से आत्मकथा लिखी थी। फुतूहात-ए फिरोजशाही किसकी आत्मकथा थी? फिरोज शाह तुगलक की। इससे याद रखिएगा, फिरोजशाही का मतलब कि फिरोज शाह की आत्मकथा। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल खोला था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला के निर्माण का कार्य भी कराया था। फिरोज शाह कोटला इस बार न्यूज़ में था, देख लीजिएगा इसको एक बार। फिरोज शाह तुगलक ने अपने जाज नगर, जिसको आज का उड़ीसा है, अभियान के दौरान पुरी के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया और नागरकोट अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और ध्वस्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने सैकड़ों संस्कृत ग्रंथों का दलायले फिरोजशाही के नाम से आजुद्दीन खालिद द्वारा फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है। नासरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तैमूर लंग ने नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में भारत पर आक्रमण कर दिया। उसने 15 दिनों तक दिल्ली को लूटा। तैमूर लंग है, यहाँ पे गलत हो गया। फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार और कांगड़ी को भी लूट लिया था। तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। ठीक है। और इनमें जो तुगलक वंश थे, इसमें 3 योग्य शासक थे, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, उन्हीं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया जो योग्य थे। बाकी ये जो नसरत शाह तुगलक और महमूद तुगलक थे, ये ज़्यादा योग्य थे नहीं। इन्होंने बस कुछ ही 1-2 साल ऐसे ही शासन किया था। उसके बाद तुगलक वंश का पतन हो गया। और इसमें जो 3 योग्य शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन 3 योग्य शासकों के बाद कोई और शासक सही शासन ना कर सके। इसके बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। इसके अलावा कुछ शासक और हुए, जिसका नाम इस प्रकार है। तो ये 2 शासक थे। तैमूर वंश का पतन होने से
तैमूर के आक्रमण से तथा अधिकारी के अभाव में यह वंश 1414 में समाप्त हो गया, जिसके बाद सैयद वंश का शासन आया। ठीक है, अब आज सैयद वंश भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सैयद वंश आया। सैयद वंश में देखेंगे 1414 से 1450 तक इसका शासनकाल चलता है। सैयद वंश शिया समुदाय से संबंधित थे और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश था जो कि शिया समुदाय से संबंधित था। ठीक है, खिज्र खां इसका पहला शासक था जिसने 1414 से 1421 तक शासन किया। तैमूर के सेनापति खिज्र खां ने 1414 में दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्र खां ने सुल्तान के बदले रैयत ए आला की उपाधि धारण की। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की? खिज्र खां ने। खिज्र खां ने अपने सिक्के नहीं बनवाए, तुगलक शासकों के सिक्के ही उसके शासनकाल में प्रचलित थे। उसने पंजाब, मुल्तान, सिंध को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। पंजाब, मुल्तान और सिंध को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। खिज्र खां तैमूर के पुत्र शाहरुख को नियमित रूप से कर भेजता था और उसके नाम से खुतबा पढ़वाया। उसके बाद आते हैं शाह मुबारक शाह। 1421 से 1434 तक इन्होंने शासन किया। ये 1421 में खिज्र खां की जब मृत्यु हो जाती है, उनका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान बना। मुबारक से शाह ने शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलवाए। मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर बनवाया था। यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर बनवाया। प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह का दरबारी था। इसने तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसको याद रखिएगा। चौदह सौ 34 में उसके ही एक सरदार सरवर उल मुल्क ने उसकी हत्या कर दी। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह दिल्ली का सुल्तान बना। 1414 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सुल्तान बना। 1451 में आलम शाह ने बहलोल लोदी को दिल्ली का राज्य पूरी तरह सौंप दिया और स्वयं बदायूं की जागीर में रहने लगा। फिर आ जाता है लोदी वंश। लोदी वंश का रहता है 1451 से 1426 तक। इसका पहला शासक होता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक शासन करता है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसने बहलोल लोदी ने 1451 में अपने पक्ष में दिल्ली की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इस प्रकार बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक बना। बहलोल लोदी दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था, पहला अफगान शासक था। खिलजी भी अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन वे मूलतः तुर्की थे। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। जहाँ पहले सरकी वंश का शासन स्वतंत्र शासन था, उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जौनपुर को। पहले यहाँ पे जौनपुर में सरकी वंश का स्वतंत्र शासन चलता था। ठीक, इस प्रकार बहलोल लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था। ये तो आप देख चुके, ये हो चुका है। आगे चलते हैं। बहलोल लोदी ने जो सिक्के चलवाए थे उसको बहलोली सिक्के, ये पेज की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से थोड़ा जगह हो जाता है। फ़ोन में बनाते हैं वीडियो तो ये सही नहीं हो पाता, इसकी प्रॉब्लम धीरे से हम करेंगे। ये जो पेज में स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाता है, इसको सही करना है मुझे। तो बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है 1489 ईस्वी में। उसके बाद आता है सिकंदर लोदी। 1489 से 1517 तक रहते हैं ये सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र होता है निजाम खां। सिकंदर शाह के नाम से 1489 में सुल्तान बना। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बना लिया।
सिकंदर लोदी ने ज़मीन की पैमाइश के लिए सिकंदरी गज का प्रचलन कराया था। सिकंदर लोदी एक असहिष्णु शासक था। उसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तुड़वा दिया तथा उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। मंदिर तुड़वा के जो दीवारें की वो बची, उसको कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया। उसने मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालने, मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पीरों संतों की मज़ारों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया। सिकंदर लोदी ने ब्राह्मणों पर फिर से जजिया कर लगा दिया। संत कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं करता था। ये ठीक है। उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी का शासन होता है। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बनता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ। इसी के साथ लोदी वंश का शासन और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह ने आमंत्रित किया था। मोठ मस्जिद लोदी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसे सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। राजधानी जो थी दिल्ली सल्तनत काल में, जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। भाषा थी फारसी, आधिकारिक भाषा फारसी थी। इस्लाम धर्म था। 1414 से 1421 में खिज्र खां जो इसका सुल्तान बनता है। फिर 1445 से 1451 में आलम शाह। सैयद वंश और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था, जिसका कार्यकाल 1414 से 1441 तक रहता है। उन्होंने इसके बाद राज्य की स्थापना उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की थी। सैयद वंश और लोदी वंश, ये दो वंश है। सैयद वंश पहले आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा लोदी वंश के पहले आता है। इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो उसके बाद सैयद वंश को देखेंगे। यह परिवार सैयद और मोहम्मद के वंशज माने जाते थे। तैमूर के लगातार आक्रमणों के कारण दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से हताश हो चुका था और उसे 1398 तक लूट लिया गया था। इसके बाद उथल पुथल भरे समय में जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सैयदों ने दिल्ली पर अपनी शक्ति का विस्तार किया। इस वंश के विभिन्न 4 शासकों ने 37 वर्षों तक शासन किया, नेतृत्व का। इस वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली सल्तनत को 19 अप्रैल 1951 को बहलोल खान लोदी के लिए छोड़ दिया और बदायूं चले गए। वो 1478 में अपनी मृत्यु के समय तक वहीं रहे। इसके बाद लोदी वंश आ जाता है। तो लोदी वंश हम लोगों पर कवर कर चुके हैं। पेज थोड़ा आगे पीछे हो चुका है, तो उसको आप देख लीजिएगा। सैयद वंश ज़्यादा कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोदी वंश जो है सल्तनत काल का अंतिम वंश था, इस वजह से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सैयद वंश में आते हैं खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। और लोदी वंश के शासक जो हैं बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी हैं। और यहीं पे हम आज कवर करते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे विजयनगर साम्राज्य और फिर बहमनी साम्राज्य, उसके बाद मराठा साम्राज्य ये आएगा। मराठा साम्राज्य से पहले हम आपको कवर कराएंगे सल्तनत कालीन जो सैन्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कवर कराएंगे। उसके बाद मराठा साम्राज्य आ जाएगा, भक्ति एंड सूफी आंदोलन आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप लोग कहेंगे तो हम PDF भी इसमें डाल देंगे। ठीक है। थैंक यू।